हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट राज्य के जो अकाउंटेंट के एग्जाम हुए हैं, ऑडिट इंस्पेक्टर के, अकाउंट ऑफिसर के, या जो पिछले साल ईपीएफओ का एग्जाम हुआ है, उनके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इस समय हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। 2023, 24, 25 के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उन क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लेके मैं ये सीरीज मैंने बनाई है। एंड इस सीरीज में आज मेरा 14th लेक्चर वीडियो है। 13 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो पिछले 13 लेक्चर वीडियो देख भी लिए होंगे। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये कह लीजिए बहुत ही बेसिक क्लास 11th का क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत आपके बीकॉम लेवल के, जैसे नहीं, क्लास 11 के बहुत बेसिक क्वेश्चन भी हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से उसे पढ़ा है, जो बेसिक फंडामेंटल अगर क्लियर है, ठीक है, लॉजिक जो बेसिक फाउंडेशन अगर क्लियर है, तो बहुत आसानी से आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर लेंगे। मैं देख रही हूँ क्लास 11, क्लास 12 के लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सोचिए क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है आज का पहला, कि इंफॉर्मेशन दैट कैन अफेक्ट द जजमेंट ऑफ द डिसीजन मेकर मस्ट बी डिस्क्लोज ड्यू टू, यानी वो इंफॉर्मेशन जो डिसीजन मेकर के जजमेंट को इफेक्ट डाले, ऐसी जो इंफॉर्मेशन है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होनी चाहिए। ड्यू टू, क्यों डिस्क्लोज होनी चाहिए? ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, अक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है जो डिसीजन मेकर के जजमेंट को जो इंफॉर्मेशन इंपैक्ट डालती है, दैट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली डिस्क्लोज होनी चाहिए। क्यों ऐसा है? ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन जो है ना, क्लास 11th में कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा। कुछ 14-15 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन मैंने डिटेल में इन पे वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो वहां से आप जरूर पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पढ़ाए हैं। तो वहीं पे मैंने बताया था, एक है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या कहता है कि जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सिग्निफिकेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जिनसे डिसीजन पर इंपैक्ट पड़े, यानी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, तो कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी, तभी हम डिसीजन ले पाएंगे, या कुछ इंफॉर्मेशन से क्या होता है, हमारे डिसीजन पे इंपैक्ट पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन पे मतलब इंपैक्ट पड़ता है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, बहुत छोटी छोटी अनइंपॉर्टेंट चीजें ना हो, बट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे डिसीजन मेकर के जजमेंट पे इंपैक्ट पड़े, ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में। ये बात कही गई है कि जितनी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट शुड बी डिस्क्लोज। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी भी मैं ऑप्शन आपको बता देती हूँ। पहला क्या है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है कि एंटीसिपेट ऑल द लॉसेस बट डोंट मेक द प्रोविजन फॉर द प्रॉफिट। प्रॉफिट को पहले से एंटीसिपेट मत करो, लेकिन जो लॉसेस है उनके लिए पहले से प्रोविजन बना लो। ठीक है, तो ये कहता है कंजर्वेटिज्म, तो यहाँ पे इसकी बात नहीं है। अगला क्या है? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर क्या कह रहा है कि जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, दैट शुड बी फुल एंड फेयरली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अगला क्या है? अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? किसी भी इनकम या एक्सपेंसेस को तब अर्न या इनकर माना जाएगा व्हेन इट, मतलब इसे कब रिकॉर्ड किया जाएगा। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहा है, क्या कहा है? अच्छा, एक चीज और है, यही इसकी बात हो रही है इसलिए मैं बता देती हूँ। देखिए, देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो बेसिस हैं, पता है ना कौन कौन से? एक है कैश बेसिस और दूसरा है अक्रूअल बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस क्या कहता है? कैश बेसिस कहता है कि जब भी कैश रिसीव हो रहा है या कैश का पेमेंट हो रहा है, तब बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को। ठीक है, जबकि अक्रूअल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अक्रूअल की बात हो रही है। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस, यानी जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंसेस है, इसको कब रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन दे आर इनकर्ड। ठीक है, या व्हेन दे आर अर्न, यानी इनकम जब आपने अर्न की या खर्चे जब हुए तब रिकॉर्ड करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि कैश का पेमेंट अभी आपने किया है कि नहीं किया है, या कैश अभी रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर खर्चा अभी हुआ है तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई सेल हुई है, हमारे यहाँ से गुड्स बायर के पास पहुंच गया है, बायर उसका ओनर हो गया है,
तो इस जो भी सेल हुई है इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, भले ही अभी उसका पेमेंट हमें पूरा पेमेंट भले ही हमें नहीं रिसीव हुआ है, बट इट विल बी रिकॉर्डेड। तो यही है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ पे तो इन तीनों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट? इन चारों में से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? तो सबसे पहले तो आपको जो तीन टाइप के अकाउंट है वो पता होने चाहिए। कौन कौन से तीन टाइप के अकाउंट है? एक है आपका रियल अकाउंट, एक है आपका पर्सनल अकाउंट एंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तीनों टाइप के अकाउंट पता होने चाहिए। रियल अकाउंट क्या होता है? एसेट से रिलेटेड अकाउंट, इसमें टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट दोनों आते हैं। पर्सनल अकाउंट यानी किसी पर्सन से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी खर्चे, इनकम, लॉसेस, गेन से रिलेटेड अकाउंट, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब ये तीनों अकाउंट आप समझ गए। अब इन चारों ऑप्शन के बारे में समझ रहे लेते हैं। सबसे पहला बिल पेबल, बिल रिसीवेबल, डेटर एंड एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग तो खर्चा है ना, तो हम पहले ही समझ लिए खर्चा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो हमें पहले ही आंसर पता चल गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि एडवर्टाइजिंग क्या है? दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। एडवर्टाइजिंग नॉमिनल अकाउंट है, पता चल गया आंसर। ठीक है, बट बाकी भी देख लेते हैं ना। इधर क्या है? डेटर। हु इज डेटर? डेटर कौन होता है बताइए? सपोज करिए कस्टमर हमसे सामान लेके गया है, उसने पूरा पेमेंट अभी नहीं किया है, क्रेडिट पे लेके गया है। ठीक है, 100 रुपए का सामान था, 50 रुपए पेमेंट कर चुका है, 50 रुपए देने बाकी हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो हमारी कंपनी का डेटर हो गया। ठीक है, पैसा उससे मिलेगा, रिसीवेबल है, मिलेगा, रिसीव होगा उससे, तो ही विल बी डेटर। डेटर क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। और इसमें टर्म क्या है? बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल। बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल किस टाइप का अकाउंट होता है? ये दोनों भी पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बिल के अगेंस्ट पेमेंट मिलेगा। ठीक है, बिल के अगेंस्ट, ये पेबल में यानी बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना है इन अ फ्यूचर डेट। बिल रिसीवेबल मतलब बिल के अगेंस्ट हमें पेमेंट रिसीव होगा। तो ये दोनों ही बेसिकली क्या, किस टाइप के अकाउंट है? ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट होते हैं। बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, दोनों पर्सनल अकाउंट है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अमाउंट ओन टू या ओन बाय स्पेसिफिक इंडिविजुअल, कोई बिजनेस एंटिटी या इंडिविजुअल जो है वो कितना अमाउंट ओन टू एंड ओन बाय। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है इस बिल के अगेंस्ट कितना हमें पेमेंट करना है फ्यूचर डेट पे, या इस बिल के अगेंस्ट कितना हमें पेमेंट रिसीव होगा फ्यूचर डेट पे। तो दैट इज बिल पेबल एंड बिल रिसीवेबल एंड इट इज अ पर्सनल अकाउंट। तो आप वैसे भी समझ गए होंगे, बाकी तीनों ही पर्सनल अकाउंट है, तो यही आपका नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, देखिए कितना बेसिक क्लास 11th का क्वेश्चन है, बट ये देखिए ये बहुत इजी भी नहीं है। अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे से पता है तो दिक्कत होगी। तो यानी हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो बेसिक लॉजिक है, जो फाउंडेशन है, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लास 11 क्लास 12 के तो अकाउंट्स आपको अच्छे से पढ़नी ही है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हैवी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रांड नेम ऑफ अ कंपनी शुड बी क्लासिफाइड एज। यानी एक कंपनी है, वो अपना बड़ा ब्रांड नेम उसको डेवलप करना है, तो उसके लिए वो हैवी एक्सपेंडिचर, खूब मोटा खर्चा कर रही है। तो इस खर्चे को कहाँ, मतलब किस में क्लासिफाई किया जाएगा? क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या डिफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, किस टाइप का है? तो देखिए हैवी खर्चा किया जा रहा है, ब्रांड नेम बिल्ड करना है, ब्रांडिंग करनी है, ब्रांड नेम बिल्ड करना है। यानी ये वो खर्चा हो रहा है जिसका बेनिफिट अगले कई सालों तक मिलेगा। कोई ब्रांड बन जाएगा तो फिर आगे तो सामान ब्रांड के ही नाम पे बिकते हैं। ठीक है, यानी ये जो खर्चा भले ही हम इस साल कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग पे, इस साल हम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट आगे हमें कई सालों तक मिलेगा। तो इस टाइप का जो हैवी एक्सपेंडिचर है, सबसे पहले तो ये डिफर हुआ ना, ये डिफर डिफर का कॉन्सेप्ट मैं बता चुकी हूँ। डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं आपको वैसे पूरा ही बता चुकी हूँ, पर डिफर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया। डिफर मतलब क्या होता है? डिफर का वैसे हिंदी में मतलब होता है टालना। ठीक है, यानी एक साल हमने खर्चा किया, लेकिन उसका बेनिफिट अगले कई सालों तक बढ़ रहा है, स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफर। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है, जो हैवी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आप ब्रांड पे, ब्रांड को बिल्ड करने में हैवी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो खर्चा इस साल कर रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा। तो यानी सबसे पहले तो समझ में आ गया, इट इज डिफर्ड, ये डिफर्ड वाला केस है। ठीक है, अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये सवाल आता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली कैपिटल एसेट पे जब खर्चा किया जाए ना, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स भी कहते हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स कहा जाता है। मतलब कोई फिक्स एसेट को एक्वायर करने, इंप्रूव करने, उसकी लाइफ को एक्सटेंड करने में जो खर्चा होता है उसको कैपेक्स कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिसका बेनिफिट अगले कई सालों तक मिलना है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे मशीनरी वगैरह खरीदी,
गई, कोई मेजर रिनोवेशन हुआ, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, बिजनेस में डेली के जो खर्चे हैं, डेली ऑपरेशन के लिए जो खर्चे होते हैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो खर्चे जिसका बेनिफिट इसी साल के लिए है, जैसे सैलरी वगैरह दी गई, रेंट दी गई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इसी साल उसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा। अगला क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो बड़े लार्ज रेवेन्यू खर्चे जिसका बेनिफिट अगले कई सालों तक मिलेगा। ठीक है, जिस खर्चे को हम राइट ऑफ करेंगे अगले कई सालों तक। तो ये जो हैवी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है, ब्रांड नेम बिल्डअप करने में जो खर्चा होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब किस में आते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। एंड ये जो डिफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, ये कोई स्टैंडर्ड अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन है ही नहीं। ठीक है, तो आप आंसर यहाँ पे समझ गए होंगे। क्या आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। कैलेंडर वेरिएंस इज अ सब डिवीजन ऑफ। कैलेंडर वेरिएंस किसका सब डिवीजन है? तो सबसे पहले तो बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये कहां से है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो वेरिएंस एनालिसिस जो टॉपिक है ना, वहां से ये क्वेश्चन है। और एक और बात बता दूं, मैं तो डिफरेंट स्टेट के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आए होते हैं उसको एनालाइज करती हूँ। तो मैंने देखा है कैलेंडर वेरिएंस पे तो इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, बट कैलेंडर वेरिएंस हुआ, कैपेसिटी वेरिएंस हुआ, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे इसका सब डिवीजन पूछा है कि कैलेंडर वेरिएंस किसका पार्ट है, मटेरियल वेरिएंस का पार्ट है, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस का पार्ट है, सेल्स वेरिएंस का पार्ट है, या ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का पार्ट है, किसका है, ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले कैलेंडर वेरिएंस होता क्या है, ये आप अगर समझ गए हैं तो क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए कैलेंडर तो मतलब समझ रहे हैं, सबके घर में होता है कैलेंडर, दिन होते हैं उसमें। ठीक है, डेट्स मंथ्स उसका रिकॉर्ड होता है कैलेंडर में। ठीक है, तो कैलेंडर वेरिएंस बेसिकली, सबसे पहले वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस वेरिएशन से बना है। ठीक है, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड में जो डिफरेंस होता है उसके कारण वेरिएशन अराइज करता है, उसके कारण वेरिएंस आता है। तो कैलेंडर वेरिएंस क्या आता है, कैलेंडर वेरिएंस अराइज करता है व्हेन देयर इज एन एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डे डिफर फ्रॉम द बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डे इन अ पीरियड। यानी किसी ड्यूरेशन में जो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डे होने थे, ठीक है, कितने एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डे होने थे, और जब प्लानिंग की गई तो जब प्लानिंग की गई तो कितने नंबर ऑफ वर्किंग डे हैं, एंड एक्चुअली में जब काम किया गया तो नंबर ऑफ वर्किंग डे कितने हुए, उनके डिफरेंस के कारण ये वेरिएंस अराइज करता है, इसको कहा जाता है कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, नंबर ऑफ वर्किंग डे में वेरिएशन होता है, जब प्लानिंग की गई, बजटिंग की गई स्टैंडर्ड कंडीशन में तो देखा गया कि शायद 200 या 250 दिन मिल रहे हैं वर्किंग डे, लेकिन जब एक्चुअली में काम हुआ तो शायद कुछ स्ट्राइक वगैरह हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई जिससे एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डे कम हो गए। ठीक है, तो इसके कारण जो वेरिएंस अराइज करता है दैट इज कॉल्ड कैलेंडर वेरिएंस। एंड कैलेंडर वेरिएंस किसका पार्ट है बता देती हूँ, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का पार्ट होता है। ठीक है, ये जो कैलेंडर वेरिएंस होता है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का पार्ट होता है। और मैं इसी के साथ आपको पूरा जो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है ना, ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएंस एनालिसिस पे क्वेश्चन आता है ना, तो खैर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे भी आता है, लेबर पे भी आता है, बट ओवरहेड पे ज्यादा मैंने देखा है, ओवरहेड पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आपको पूरा ये बाइफरकेशन पता होना चाहिए, मैंने डिटेल में पढ़ाया है यूट्यूब चैनल पे। तो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को सबसे पहले डिवाइड कर सकते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को फर्दर डिवाइड करते हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक, ये दो टाइप के हुए। अब फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो होता है इसको फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कैलेंडर वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो होता है इसको फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कैलेंडर, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो ये तीन टाइप के होते हैं। अब अगला भी देख लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस जो होता है, ये जो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस होता है इसको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये आपको लर्न होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब इसमें जो ऑप्शन और भी दिए गए ना उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। तीन ऑप्शन और दिए हैं, मटेरियल वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस। ये क्या होता है जरा आपको बता देती हूँ। देखिए मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल वेरिएंस मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो दिस वेरिएंस अराइजेस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट के डिफरेंस के कारण ये वेरिएंस अराइज करता है।
ठीक है। डायरेक्ट लेबर वेरिएंस क्या होता है? डायरेक्ट लेबर वेरिएंस अराइज करता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट एंड एक्चुअल लेबर कॉस्ट। ठीक है। सेल्स वेरिएंस क्यों अराइज करता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्टैंडर्ड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स के डिफरेंस के कारण ये वेरिएंस अराइज करता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पे तो कैलेंडर वेरिएंस पूछा गया है। तो कैलेंडर वेरिएंस किसका पार्ट है? ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? तो ये मैं बता दूं कहां से है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ना वहां से क्वेश्चन है। टाइप ऑफ कॉस्ट वहां पे आपने पढ़ी है, तो मैंने डिफरेंट टाइप की कॉस्ट आपको पढ़ाई है, जिसमें एक टाइप की कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड इसके साथ ही इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया जाता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर देखते हैं इन चारों में से क्या आंसर है। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या होता है? इट इज द, अभी मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगी ना तो और अच्छे समझ में आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज सेक्रीफाइस व्हेन वन चॉइस इज मेड ओवर अनदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? दूसरी बेस्ट चॉइस। देखिए अगर आपने ये चूज किया, ठीक है, अगर आपने ये चूज किया तो इसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, इसको आपको फॉरगॉन करना पड़ेगा। तो इसी की जो कॉस्ट है ना, इसी को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी ये चूज करने के लिए आपने जो कीमत चुकाई है ना, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए आपके पास 1,000 रुपए है, ठीक है, 1,000 रुपए हैं, घर से आए हुए 1,000, आपको सपोज करिए आपने घर से 1,000 रुपए मंगाए कि मुझे किताब खरीदनी है, आपके पास पैसा भेजा गया, तो एक ऑप्शन है कि आप किताब खरीद लीजिए 1,000 रुपए की। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इन्वेस्ट कर दीजिए 1,000 रुपए को और आपको 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, बट आप सिंसियर बच्चे हैं, आपने किताब खरीदी, ठीक है, यू बॉट द बुक, आपने किताब खरीद ली। तो आप ये जो 100 रुपए का इंटरेस्ट जो आप फॉरगॉन कर रहे हैं, जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इस किताब को खरीदने की कीमत क्या है, इस किताब को खरीदने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वो अमाउंट जो आप फॉरगॉन कर रहे हैं। आप क्या फॉरगॉन कर रहे हैं? 100 रुपए का इंटरेस्ट। अगर उस पर 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप 100 रुपए का इंटरेस्ट छोड़ रहे हैं, तब जाके आप वो किताब खरीद रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इट इज द बेनिफिट फॉरगॉन, वो बेनिफिट जो आप फॉरगॉन करते हैं फ्रॉम द सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। दूसरे बेस्ट ऑल्टरनेटिव से जो बेनिफिट मिल सकता था उसको जब जो आप सेक्रीफाइस करते हैं या फॉरगॉन करते हैं, इट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, तो अब आप आंसर यहां से देखिए क्या है। द लॉस ऑफ द ऑल्टरनेटिव इनकम एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन। आपने जो एक्शन लिया इससे जो लॉस हुआ ऑल्टरनेटिव इनकम का, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हाँ यही तो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगला क्या है? एनी इनडायरेक्ट कॉस्ट विच अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये तो है नहीं। द कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन, तो इसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, तो ये भी नहीं है। द कॉस्ट ऑफ टोटल यूनिट दैट हैव बीन प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री, ठीक है, कॉस्ट ऑफ टोटल यूनिट, तो ये भी यहाँ पे इसकी बात भी नहीं हो रही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अनइम्पोर्टेंट the unimportant item that can be either left out or merged with the other items while preparing final statements, the statement is based on। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनइम्पोर्टेंट आइटम कैन बी इधर लेफ्ट आउट और मर्ज विद अदर आइटम वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो अनइम्पोर्टेंट आइटम है या जो अनइम्पोर्टेंट आइटम है, या तो उन्हें छोड़ा जा सकता है या इनको दूसरे आइटम के साथ मर्ज किया जाता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, तो द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस पे बेस्ड है? बेसिकली इस स्टेटमेंट में कौन सा कन्वेंशन यूज किया गया है? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये चार कन्वेंशन है, तो यहाँ पे कौन सा कन्वेंशन अप्लाई है ये आपको बताना है। ठीक है, जो बेसिकली कहा जा रहा है कि जो अनइंपॉर्टेंट आइटम है इनको या तो छोड़ दिया जाता है या इनको दूसरे आइटम के साथ मर्ज कर दिया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा कन्वेंशन अप्लाई है? तो पहले भी इस पे एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या है? कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या कहता है कि केवल मटेरियल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाता है, जो इनसिग्निफिकेंट अनइंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उन्हें नहीं इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं शो किया जाता है, या तो उन्हें लेफ्ट आउट कर दिया जाता है या उन्हें कंबाइन कर दिया जाता है, क्योंकि ये इमटेरियल इंफॉर्मेशन है, इनसे जो मेजर डिसीजन लिए जाते हैं उन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा कन्वेंशन लग रहा है? कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आप समझ गए होंगे कौन सा आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
राइट। बाकी के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी फुल्ली एंड फेयरली डिस्क्लोज। कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि जो भी मेथड यूज किए जाएं दैट शुड बी कंसिस्टेंट, वो हर साल वही यूज किए जाएं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स में क्या कहता है कि एंटिसिपेट द लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट, यानी जो लॉसेस है उनके लिए उनको पहले से एंटिसिपेट किया जाए, उनके लिए पहले से प्रोविजन बनाए के रखे जाए। जो प्रॉफिट है उसके उसको नहीं, उसके लिए नहीं बनाया जाए। ठीक है, तो ये है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ये था पूरा क्वेश्चन। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर पे हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।